बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सबसे पहले तो सिलेबस को डिसाइड कर लें कि टेस्ट का सिलेबस हमारा क्या होगा। हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लिया है, तो इस सैटरडे को जो टेस्ट होगा वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का होगा। आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो सी लॉ भी पढ़ रहा है? ये बच्चे सी लॉ पढ़ रहे हैं मेरे पास। आज क्लास में देखा क्या हुआ था? ठीक है ना, मतलब हम बच्चों को दायरा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि आपने इन एनी केस टेस्ट देना है। टेस्ट एक ऑप्शनल एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। जो बच्चे टेस्ट नहीं देंगे वो नेक्स्ट टेस्ट देने तक क्लास ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस खड़े होकर क्लास लेनी पड़ेगी। उसका फ़ायदा ये होगा कि क्लास में नींद भी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं आपको क्लास में नींद ना आए तो फिर आपने टेस्ट नहीं देने, ठीक है ना। और अगर आप कहते हैं कि नहीं यार मैंने इज्जत से सुकून से क्लास पढ़नी है, तो फिर आपने टेस्ट हमेशा देना है, ठीक है ना। यानी टेस्ट एक ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी कि जो एक ऑप्शनल है, अच्छा यार मैं दे देता हूँ, या आप ये बहाने करेंगे सर मैंने ना क्लास लेट ज्वाइन की थी, फुला हुआ था। हमने पिछले सारे लेक्चर आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए हुए हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के सारे लेक्चर ग्रुप में अवेलेबल हैं, ठीक है ना। और अभी सैटरडे काफ़ी दूर है, आप इसकी तैयारी इंश्योर कर लें, ठीक होगी बात जी। हेड्स ऑफ इनकम का जिक्र हो रहा है जी, सैलरी का जिक्र हो रहा है, और हमने कहा यार कोई भी हेड ऑफ इनकम हुआ तो बातें तो ये चार ही ढूंढनी है, ठीक है। कल हमने सैलरी को डिफाइन किया तो पहली बात का पहली लाइन में ही जवाब मिल गया। एनी सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय इन अ टैक्स ईयर, तो सीट बेसिक, वरना अक्रूवल के लिए क्या अल्फाज होते हैं? रिसीव और रिसीवेबल। लेकिन एक नया मसला क्रिएट हो गया कि यार रिसीव्ड से क्या मुराद है? क्या अकाउंटेंट वाली रिसीव्ड मुराद है या कोई टैक्स अपनी रिसीव्ड है? तो पता चला टैक्स ने अपनी रिसीट के मीनिंग खुद बताए कि सैलरी शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग रिसीव्ड एन अमाउंट बेनिफिट और पर्क्स, यानी इनमें से कोई भी चीज़ कब रिसीव हो जाएगी? व्हेन इट इज़ एक्चुअली रिसीव्ड, व्हेन इट इज़ अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन और मेड अवेलेबल टू मसलन। अब इसमें क्योंकि सारी बातों का जिक्र हो रहा है ना, जो कैश है उसका भी जिक्र हो रहा है, जो पर्क्स है उसका भी जिक्र हो रहा है। एम्प्लॉयर ने कहा जनाब हमने ये घर आपको दे दिया, आप उस घर में शिफ्ट नहीं हुए, लेकिन वो घर मेड अवेलेबल हो गया है, तो इसका मतलब है पर्क्स रिसीव्ड हो चुके हैं, ठीक है ना। आपने कहा जनाब हम आपको, ये घर आपका इंटाइटलशिप है, इस घर की में आपको रिहाइश मिलेगी। आपने कहा ठीक है यार मुझे रिहाइश नहीं चाहिए, बल्कि फ़लाँ बंदे को मेरी जगह ये रिहाइश दे दें, तो इस पॉइंट की वजह से रिसीव्ड हो गया, ठीक है ना। कैश पर भी यही उसूल लगेंगे और पर्क्स पर भी यही उसूल लगेंगे। फिर सैलरी की हमने एक डेफिनेशन पढ़ी जनाब। सैलरी मीन्स एनी अमाउंट रिसीव बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट वेदर ऑफ रेवेन्यू और, यहाँ से पहली दो बातें पता चल गई सिर्फ इतनी लाइन से कि नंबर वन, सैलरी कहते किसको हैं? जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशन की वजह से आपको कोई पैसे मिलेंगे। मीन्स एनी अमाउंट रिसीव बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एन एम्प्लॉयमेंट। ये वाला लफ्ज़ बता रहा है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन से जो अमाउंट मिलेगी वो मेरी सैलरी होगी। फिर उसने कहा यार वो अमाउंट आपकी कैपिटल नेचर की भी हो सकती है और रेवेन्यू नेचर की भी हो सकती है। कैपिटल नेचर का मतलब है कभी वन ऑफ भी हो सकती है। पूरी जॉब में एक ही दफ़ा, वो जो हमने कल बात की थी कि जॉब ज्वाइनिंग करते वक्त आपको 1 करोड़ रुपया मिल रहा था, ठीक है ना। और रेवेन्यू नेचर की भी हो सकती है जो हर महीने मिल रही होगी। फिर 3 बातें हमने मेन पढ़ी। हमने कहा यार इसका नाम जो मर्जी रख लें, एनी पे, वेज, रेन्यूमरेशन, इंक्लूडिंग लीव पे, पेमेंट इन ल्यू ऑफ दिस दिस दिस, यानी जो भी पैसे लेंगे उसका नाम सैलरी है। फिर दूसरी बात आ गई, जो भी सहूलियात लेंगे उसका नाम भी सैलरी है। लॉ ने कहा वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, कहता मनी में कन्वर्ट करने तक शायद आज हम लेक्चर में वहाँ तक पहुँच चुके हों। फिर तीसरी बात आ गई, अमाउंट ऑफ एनी अलाउंस। अगर अलाउंस दिया जाए, अलाउंस का मतलब है कैश दिया जाए, किस नाम पे? कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, सब्सिस्टेंस अलाउंस, रेंट, यूटिलिटी, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, कोई भी नाम रख लें, सिवाय एक के कि कोई अलाउंस होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिशियल
ड्यूटी पे किया जा रहा हो। आपको कहा जाए भाई ये आप जाइए, ये किराया जाने का है, ये किराया आने का है, ये काम करके आए, तो ये भी तो पैसे आपको दिए ना। वो कहते नहीं नहीं ये तो सैलरी नहीं। लेकिन वो कहता है कि यार अब इस वाली बात को लोग बहाना बना के अलाउंसेस को टैक्सेशन से निकाल ना लें, फिर उसने नीचे ऐड की एक, यार अगर आप ये अमाउंट एज अ फिक्स मंथली सैलरी में दे देंगे या एज अ परसेंटेज ऑफ सैलरी दे देंगे, फिर हम इसे ऊपर वाला अलाउंस ही तस्वुर करेंगे। ठीक होगी ना बात। ये सारी बातें कल हम करके चले जाते हैं। फिर आ गया जनाब अमाउंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉय दैट इज पेड और रीइंबर्स, ये वाली बात भी कल हम करके थे। यहाँ से आगे चलना था हमने। अमाउंट ऑफ एनी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू सैलरी वेज इंक्लूडिंग एंड, नहीं ये वाली बात भी करके थे, यहाँ तक हम पढ़ के थे कल। ऐसी है ओके। फ्रॉम प्रोविडेंट और अदर फंड टू द एक्सटेंट टू विच द अमाउंट इज नॉट रीपेमेंट ऑफ contribution made by employee to the fund in respect of which employee was not entitled to deduction। अच्छा ये फंड का आगे जिक्र हमने करना है। एम्प्लॉयर क्या करता है, कुछ फंड बना देता है, ख़ास तौर पर ये प्राइवेट कंपनीज भी सब लोग कि यार एक एम्प्लॉय जब रिटायर होना तो उसको एक हैंडसम अमाउंट मिल जाए। उनमें से एक फ़ंड का नाम प्रोविडेंट फंड है। ये आमतौर पर ऐसे काम करता है, एम्प्लॉयर कहता है यार हम आपकी ना सैलरी में से 10,000 रुपये हर महीने काट लेंगे, आपकी सैलरी में से 10,000 ही हम डाल देंगे अपनी तरफ से, ये 20,000 रुपया उठाकर कहीं इन्वेस्ट कर देंगे और इसके ऊपर प्रॉफिट आना शुरू होगा। अब ऐसे चलते 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 इसमें एक एक्स अमाउंट इकट्ठी हो जाएगी। ये आपके पैसे हमारे नहीं हैं, इसकी सेपरेट अकाउंटिंग हो रही है, सारा हिसाब रख रहे हैं। सिर्फ ये कर रहे हैं कि एम्प्लॉयर फैसिलिटेट कर रहा है और एक इंसेंटिव दे रहा है, जितने पैसे आप डालोगे उतने पैसे ही एम्प्लॉयर भी डाल रहे हैं। ठीक है ना। अब क्या लिखा है, फ्रॉम ए प्रोविडेंट फंड, अब ये पैसे जब आपने रिसीव किए हैं, और अदर फंड टू द एक्सटेंट टू विच द अमाउंट इज नॉट रीपेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉय टू द फंड। अब इधर देखें, एक बंदे ने इस फंड से जब वो निकला तो उसे 20 लाख रुपए मिले। ठीक है। वो कहते हैं इसमें एम्प्लॉय ने कितने पैसे डाले थे अपनी सैलरी से। हम कहते हैं यार 8 लाख रुपए एम्प्लॉय ने डाला हुआ है। बेसिकली क्या हुआ है, 8 लाख एम्प्लॉय ने डाला, 8 एम्प्लॉय ने डाला, 16 लाख ही हो गए, 4 लाख इसमें प्रॉफिट इकट्ठा हुआ था। वो कहता है इसका मतलब है 12 लाख रुपया वो है जो एम्प्लॉय की फर्दर सैलरी है। ये 8 लाख तो ऑलरेडी हमने सैलरी में डाल दिया हुआ है ना। जब उस एम्प्लॉय की हम सैलरी कह रहे थे कि एक बंदा है उसकी सैलरी है 2 लाख रुपया, ग्रॉस सैलरी, इसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस सैलरी। 2 लाख उसे घर ले जाने के लिए नहीं मिलेंगे, इसमें से कुछ पैसे कटेंगे। जैसे 10,000 रुपया प्रोविडेंट फंड का कट गया, हो सकता है 20,000 रुपया टैक्स का कट गया हो सकता है कोई और भी अमाउंट कट गई हो। लेट्स अज्यूम कटने के बाद 1,70,000 बढ़ गया। ठीक है। पहला सवाल ये पैदा हो रहा है कि जब हम सैलरी लेंगे तो 1,70 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे या 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लाख को करेंगे। जब हमने 2 लाख को करके हमने 24 लाख रुपया सैलरी बना ली तो ये 10,000 तो ऑलरेडी टैक्स हो गया ना, तो अब दोबारा थोड़े टैक्स लेना है। ये वो कह रहा है कि जब प्रोविडेंट फंड से आप पैसे रिसीव करेंगे, जो पैसे एम्प्लॉय ने डाले हैं वो छोड़कर बाकी फिर सैलरी की डेफिनेशन में आ गए। लेकिन प्रोविडेंट फंड इसी चैप्टर में हमने बड़ी डिटेल से पढ़ना है, अभी तो इंट्रो चल रहा है उसका। ठीक है ना। इसकी सारी कैलकुलेशन हमने पढ़नी है, बड़ी डिटेल में प्रोविडेंट फंड पढ़ना। अभी सिर्फ इतनी बात समझनी है कि यार जो फंड बनाया था ना एम्प्लॉयर ने, उसमें जो पैसे एम्प्लॉई ने दिए हैं वो छोड़कर बाकी सारे जो पैसे एक्स्ट्रा मिले हैं वो भी सैलरी है। एक्स्ट्रा कौन से पैसे मिले, एक जो एम्प्लॉयर ने डाले थे वो हैं और एक जो उसके ऊपर प्रॉफिट आया है वो है। ठीक होगी ना बात। सिर्फ ये वाली बात अभी समझनी है, इसकी कैलकुलेशन अभी इसी चैप्टर में आगे चल के पढ़ेंगे। एज कंसिडरेशन फॉर एन एम्प्लॉइज एग्रीमेंट टू अ रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पास्ट, प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव। वो कहते हैं अगर एम्प्लॉयर कोई रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट लगा दे, कुछ शर्त लगा दे, आप हमारे पास पढ़ाएंगे तो कहीं और नहीं पढ़ाएंगे, आप हमारे चैनल में काम करेंगे तो कहीं और नहीं काम करेंगे, कौन लगा दे,
इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी पास्ट, प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयमेंट। कोई पुराना एम्प्लॉयर, जाहिर है जब मैंने जॉब छोड़ दी तो अब मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्टिव कोविनेंट लगेगा ना कि जी हमें छोड़ने के बाद 6 महीने तक आप कहीं और जॉब नहीं करेंगे। एक बात आप उधर पढ़कर आए हैं, बी लॉ में पढ़कर आए हैं कि जो रिस्ट्रिक्टिव कोविनेंट हैं ये बाय डिफॉल्ट इलीगल है, वॉइड है, लेकिन साथ ही बताया कि नहीं इन केसेस में ठीक है, ठीक है ना। इसका मतलब है जो ठीक है उनका जिक्र हो रहा है। तो कह रहा है कि बिल्कुल ठीक है, अगर रिस्ट्रिक्टिव कोविनेंट की वजह से मुझे कुछ पैसे मिले हैं, अगेन ये ज़रा हाई एंड एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है कि कोई न्यूज़ चैनल वाला कह रहा है कि यार अगर हमारा प्रोग्राम छोड़ेंगे ना तो कम से कम 3 महीने फिर आप कहीं और प्रोग्राम नहीं करेंगे। कहता है ठीक है जी नहीं करूँगा, बताएं मुझे पैसे कितने मिलेंगे इस बात के। अब वो जो अमाउंट है वो कहता है वो भी सैलरी है, ठीक है। क्या ये पास्ट एम्प्लॉयर से मिले, क्या प्रेजेंट से मिले, क्या प्रोस्पेक्टिव से मिले। प्रोस्पेक्टिव का मतलब जिसके पास जाना चाह रहा हूँ, वो ज्वाइन करने से पहले ही कह रहा है कि यार ये रिस्ट्रिक्शन होगी हमारे पास आओगे तो। हमने कहा ठीक है भाई, तो जो पैसे मिले हैं वो क्या है, वो भी सैलरी। एनी पेंशन और एन्युटी, कोई एक बच्चा पूछ रहा था अभी कुछ कल परसों के पेंशन का क्या बनेगा, ठीक है ना। एनी पेंशन और एन्युटी और एनी सप्लीमेंट टू पेंशन और एन्युटी। अभी सिर्फ इतनी बात, ये सब बातें, ये जितने पॉइंट हमने पढ़े हैं ना, इन सब की तफसील हमने पढ़नी है। अभी तो डेफिनेशन आ रही है, इन सब की कैलकुलेशन हमने पढ़नी है। एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स एज सैलरी अंडर सेक्शन 14, ये भी एम्प्लॉय शेयर स्कीम की बात हो रही है, वो उसकी बात हो रही है। चलें जी, ये एक डेफिनेशन आई। डेफिनेशन ने तो सिर्फ एक स्कोप बताया, अभी हमने सिर्फ याद कर ली है कि अगर एग्जामिनर ये बात पूछे व्हाट टाइप ऑफ अमाउंट्स आर चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, तो ये हमने रट्टा लगा लिया, याद कर लिया। इनमें से अगर ये 6 पॉइंट हैं, 7 पॉइंट हैं, 8 पॉइंट हैं, अब बाकी चैप्टर में हमने इन्हीं 8 पॉइंट को 1 by 1 पढ़ना है, ठीक है ना। मसलन जी, गोल्डन हैंडशेक भी रिटायरमेंट के टाइम पे आएगी। बाद दफ़ा गवर्नमेंट क्या करती है, आपको अर्ली रिटायर करने के लिए एक ऑप्शन दे देती है कि भाई जो लोग जल्दी रिटायर हो जाएंगे ना वो छोड़ें, हैंडशेक करें और घर जाएं। हाँ, हम उन्हें एक एक्स अमाउंट देकर भेज रहे हैं, तो उस स्कीम को गोल्डन हैंडशेक बोलते हैं। ये भी सब डिटेल आ रही है आगे। अब इसमें से अगर हम गौर करें तो जो पहला पॉइंट था ना, एनी पे, वेज, रेन्यूमरेशन, इसको तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधा सीधा जो पैसे मिले हैं वही आ रहा है, ऐसे ही है ना। देखिए ज़रा क्या बात हो रही है, कौन सा स्लाइड नंबर 10 चल रही, देखिए ये वाला पॉइंट। अब इसमें कोई तफसील पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं है, यहाँ से शुरू होने लगा काम। अब हम पढ़ना यहाँ से शुरू करने लगे हैं, पॉइंट नंबर 2 से। एनी पर्क्स वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट। तो अब हम जिक्र यहीं से पढ़ना शुरू होने लगे हैं कि व्हाट इज पर्क्स। पर्क्स में बी डिफाइन एज एनी कैजुअल, कोई भी चीज़, कोई भी बेनिफिट जो अटैच हो आपकी पोजीशन के साथ। आपको गाड़ी मिलेगी, आपको घर मिलेगा, आपको मोबाइल मिलेगा, आपको फलां चीज़ मिलेगी, कोई भी ऐसी चीज़, उसको हम क्या कह रहे हैं, पर्क्स कह रहे हैं। सैलरी भी मिलेगी, सैलरी के साथ ये मिलेगी, ठीक है ना। यूजुअली नॉन कैश बेनिफिट्स को हम क्या कहते हैं, पर्क्स। और जो कैश बेनिफिट है उनको क्या कह रहे हैं, अलाउंसेस। पॉइंट नंबर 3 में अलाउंसेस का जिक्र हो रहा है, पॉइंट नंबर 2 में पर्क्स का जिक्र हो रहा है। और वहाँ लिखा होता है वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और, अच्छा, पर्क्स सेक्शन 12 से सैलरी शुरू हुई थी ना, पर्क्स का जिक्र सेक्शन 13 में आ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कन्वेंस। अगर कन्वेंस की शक्ल में हमें कोई पर्क्स मिलेंगे, और एक बात ऑलरेडी पता है, अगर कोई तफसील बतानी हो कैसे कैलकुलेशन होगी, ये काम कैसे करेंगे, तो आपको पता है कहाँ आ रही होती है, रूल्स में। इसीलिए लिखा हुआ है सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 में जो बात लिखी है वो प्लस रूल नंबर 5 मिलकर हमें क्या सिखा रहे हैं, हाउ टू कन्वर्ट इनटू मनी। इन केस वेयर मोटर व्हीकल इज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई, वो कहता है एम्प्लॉई, वो कहता है डायरेक्टर भी एम्प्लॉई होता है।
including director. The amount chargeable to tax under the head salary shall be determined as follows. वो कहता है जो गाड़ी है ना, हमने देखना है आपको किस लिए दी गई है, जो कन्वेंस प्रोवाइड की गई है वो किस पर, उसका इस्तेमाल क्या है। तो लॉ इसके 3 इस्तेमाल बनाता है। एक कहता है इसका पर्सनल इस्तेमाल है, यानी हमने एम्प्लॉय को कहा कि भाई ये गाड़ी होगी, ये आपके घर में फैमिली में इस्तेमाल होगी, आप कैसे आएंगे, आपको एग्जेक्टिव वैन से वो पिक करेगी, ऑफिस ले आएगी, शाम को ड्रॉप कर देगी। तो ये गाड़ी फिर किसके लिए? पर्सनल इस्तेमाल के लिए, बच्चों के लिए, आपके लिए है, ऑफिस टाइम के बाद इस्तेमाल करने के लिए। इसे कह रहे हैं फॉर पर्सनल यूज ओनली। वो कहते हैं अगर ऐसी सिचुएशन हो तो जितने की गाड़ी हमने ख़रीदी है उस गाड़ी की कॉस्ट का 10% आपकी सालाना सैलरी में ऐड हो जाएगा। अब आप कहते हैं कि सर ख़रीदी है, एम्प्लॉयर ने तो गाड़ी लीज़ पे करवा ली है, तो कोई बात नहीं है, लीज़ का मतलब है किस्तों पर गाड़ी खरीद ली है ना। तो कहते कोई बात नहीं, अगर किस्तों पर भी खरीदी है तो उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है ना, कब? एट दी कमेंसमेंट ऑफ लीज। मतलब आप कोई गाड़ी आज खरीदने गए तो पता चला गाड़ी की कीमत है 90 लाख रुपया, अगर आप सारा कैश दे देंगे तो 90 लाख की मिल रही है। वहीं लीजिंग कंपनी वाला बच्चा खड़ा है, वो कहता है हमारे से लीज करवा लें, मंथली ये होगा ये होगा ये होगा। तो व्हाट इज द फेयर मार्केट वैल्यू? फेयर मार्केट वैल्यू का क्या मतलब है? मैं आज कैश दूं तो कितने की मिल रही है? 90 लाख की। तो यहाँ भी 90 लाख की रेलिवेंट है, यहाँ भी 90 लाख की रेलिवेंट है। बात समझ आ रही है? लॉ कह रहा है यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि गाड़ी लीज करवाई है या लीज नहीं करवाई। अगर खरीदी है तो फिर तो कॉस्ट डायरेक्ट समझ आ रही है, और अगर नहीं खरीदी है, लीज करवाई है, तो बस फेयर मार्केट वैल्यू देखनी है। इसका 10%, मसलन 90 लाख की गाड़ी थी तो 10% कितना आ गया? 9 लाख रुपए आ गया। सालाना सैलरी में 9 लाख रुपए ऐड हो जाएगा। नहीं अभी करते हैं, अभी 10 साल की कोई बात नहीं है। कितना ऐड हो गया? 9 लाख रुपया। कितने अरसे का? 1 साल। ठीक है ना। लेकिन अगर गाड़ी आपको बिल्कुल 1 जुलाई को नहीं मिली, गाड़ी मिली है 1 जनवरी को, तो इस साल तो आपने अभी गाड़ी 6 महीने इस्तेमाल की है, अब इसे टाइम अपोर्शन कर लेंगे। यानी अगर पूरा साल गाड़ी इस्तेमाल नहीं हुई है तो फिर इसको जितने अरसे हुई है उतने अरसे के लिए टाइम अपोर्शन कर लेंगे, 6 महीने, 8 महीने, 4 महीने, वटएवर। ये जो चार्ज निकल रहा है ये एनुअल निकल रहा है। किस गाड़ी का? वो गाड़ी जो पर्सनल इस्तेमाल हो रही है। वो कहता है एक दूसरा एम्प्लॉय है, उसे भी हमने कहा भाई आपको गाड़ी मिलेगी, लेकिन आप इसी गाड़ी पे तशरीफ़ लाया करेंगे दफ्तर, सारा दिन दफ्तर में रहेंगे, कहीं जाएंगे भी तो इसी गाड़ी में जाएंगे, रात को जाते हुए ये गाड़ी आप घर ले जाएंगे। अब वीकेंड है, छुट्टियां हैं, सारा कुछ है, ये गाड़ी आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं और ऑफिस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लॉ इसे कहता है पार्टली फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज़। वो कहता है ये गाड़ी इस दफ्तर में भी इस्तेमाल हो रही है और घर भी इस्तेमाल हो रही है। अब एक बारीकी की बात हो सकती थी, कितनी दफ्तर में इस्तेमाल हो रही है, कितनी घर में इस्तेमाल हो रही है। वो कहता है यार छोड़ो यार, इतनी छोटी छोटी बातें नहीं करते, बस ठीक है हम अज्यूम करते हैं आधी दफ्तर में इस्तेमाल हो रही है और आधी। वो कहते हैं भाई फिर अब ऐसा करेंगे, अब इस गाड़ी का 5% कॉस्ट ले लेंगे। बात समझ आ रही? क्योंकि 5% आधी तो दफ्तर में इस्तेमाल हो रही है, होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पज, वो तो मेरी सैलरी में नहीं ऐड हो सकता, वो तो दफ्तर का खर्चा है। अब 90 लाख का क्या लिया? 5%। क्या है गाड़ी लीज पे ले रखी है? क्या है गाड़ी कैश पे खरीद रखी है? बात समझ आ गई? अब आप चले गए एक शेख साहब की कंपनी में जॉब करने, कहा जनाब आपको गाड़ी मिलेगी। आप खुश हुए, यार अच्छा चलो ठीक है। तो उन्होंने कहा जनाब ये गाड़ी आप पहले दिन आपको मिलेगी, आप इसे लेके दफ्तर आ जाएंगे और सारा दिन दफ्तर के काम करेंगे, जहाँ भी जाएंगे जनाब आपकी गाड़ी आप जाएंगे, लेकिन जब छुट्टी होगी ना गाड़ी यहीं खड़ी करके जाएंगे। गाड़ी यहीं खड़ी करके जानी है। सुबह जब आप दफ्तर पहुंच जाओगे, यहाँ से फिर आपको चाबी मिलेगी, फिर सारा दिन आप गाड़ी इस्तेमाल करें। होली फॉर
ऑफिशियल यूज, फॉर ऑफिशियल यूज ओनली। क्या सैलरी में ऐड होगा? कुछ भी ऐड नहीं होगा भाई, मेरी सैलरी से इसका क्या ताल्लुक है? इसका मतलब है ये तो कोई अपने दफ्तर का स्टेटस अप करने के लिए, अपनी कंपनी का ब्रांड अप करने के लिए इन्होंने मुझे गाड़ी दे रखी है कि ये बंदा चिंची से उतर के ना हमारे किसी क्लाइंट के पास जाए। मुझे और मेरे बच्चों को तो इस्तेमाल के लिए दी नहीं हुई है। तो ये वो वाली कैटेगरी आ गई, होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिशियल यूज। तो उसका तो सैलरी से ताल्लुक कोई नहीं है। इसका मतलब है जैसे ही कन्वेंस प्रोवाइड हुई तो वो 3 में से किसी एक कैटेगरी में आ जाएगी। केयरफुल रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन हमें हाईलाइट कर देगा क्या हुआ। हम ढूंढ क्या रहे हैं? पर्सनल यूज ओनली, पार्टली फॉर बिजनेस, पार्टली फॉर पर्सनल, और हमें समझ आ गया कि करना क्या है भाई। इसमें 10% लेना है, इसमें 5% लेना है और इसमें 0% लेना है, कुछ नहीं लेना। क्लियर होगी बात? कौन सा पॉइंट चल रहा है? पॉइंट नंबर 2 चल रहा है, पर्क्स वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट। अब मनी में कैसे कन्वर्ट करना है, लॉ हमें बताना शुरू हो गया। वो कहते हैं यार जो गाड़ी दे रहे हैं ना, इससे रिलेटेड कुछ इशू हैं, यानी क्या क्या चीजें हमने टैक्स करनी है। वो कहते हैं यार गाड़ी में एक है गाड़ी का प्रोवाइड करना, ठीक है, प्रोविजन ऑफ मोटर व्हीकल, और एक इशू है इसका पेट्रोल कौन देगा, रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, और तीसरा इशू है गाड़ी को चलाएगा कौन, क्या ड्राइवर भी साथ मिला है या आपने ड्राइव करनी है। ठीक है ना? अभी ये वाली बात, लेकिन इस बात को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा अगले स्टेप पे जा रहा हूँ। लॉ को जब भी आपने पढ़ना है, मैं कई दफ़ा ये कमेंट दे चुका, लॉ को सीखने का, आईकैप के लेवल पर सीखने का सबसे अप्रोप्रिएट प्लेस इनकम टैक्स है। जब आप बी लॉ पढ़ रहे होते हैं तो लॉ इतना रिफाइन नहीं सीख रहे होते, जब आप सी लॉ पढ़ रहे होते हैं तो लॉ इतनी बारीकी से नहीं पढ़ रहे होते। ठीक है? हमें यहाँ हर लॉ को 2 तरह से पढ़ना है। जब भी कोई सेक्शन पढ़े ना तो आपने 2 बातें अपने दिमाग में क्लियर करनी है, क्या मेंशन है, ठीक है, और फिर सोचना क्या मेंशन नहीं है, ताकि क्लैरिटी आ जाए। जैसे कि 10% ऑफ कॉस्ट, 5% ऑफ कॉस्ट, ये मेंशन है ना, क्या मेंशन नहीं है? गाड़ी का मॉडल, गाड़ी की पावर, ये नहीं लिखा 2000 सीसी है, 10,000 सीसी है, ये बातें नहीं लिखी हुई। वो कॉस्ट में खुद ही बिल्ट इन हो जाएगी। गाड़ी ज़्यादा पावर वाली होगी तो महंगी होगी, कम पावर वाली होगी तो सस्ती होगी, वहीं बिल्ट इन हो जाएगी। परसेंटेज ऑफ प्राइस, जैसे हम अकाउंटेंट है ना, हमारे ध्यान में फ़ौरन अपॉर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। वो कहता है एक गाड़ी दी है आपको, 70% इस्तेमाल बिजनेस में है, 30% प्राइवेट है, तो हमारा दिल क्या कह रहा है? दिल कह रहा है कि यार टोटल कॉस्ट का 30% मेरी सैलरी में ऐड होना चाहिए। क्या लॉ ने ये बात कही है? लॉ ने तो 50-50 की बात की है। तो ये बात तक कैसे पहुंचेंगे? जब हमारा ये मिजाज क्रिएट हो कि यार सेक्शन में जो लिखा है ना बस मैंने उसको देखना है। बात समझ आ रही है ना? सेक्शन ने तो कहा था बस 10 की बजाय 5% हो गया। ये तो उसने बात ही नहीं की थी कि परसेंटेज देखें, लॉग निकालें और ये करें और ये करें। अच्छा जी, अब देखते हैं। Mr. Kamran is a director of Fine Food Limited. Company has provided him a car as a part of his salary package. The cost of the car purchased by the company is 4 million. Compute the amount to be added in salary income of Mr. Fula. ठीक है जी? If car has been provided for personal use only. इसका मतलब है गाड़ी दफ्तर नहीं आती, खाली बंदा दफ्तर आता है। यही मतलब हुआ ना पर्सनल यूज ओनली का मतलब क्या है? या ये भी हो सकता है एक आदमी को 2 गाड़ियां दी गई हैं जनाब, फिर वही हाई प्रोफाइल लोगों की बातें हो रही हैं कि यार ये आपको फैमिली गाड़ी है और ये आप दफ्तर आया करेंगे इसके ऊपर। अब जाहिर है इसके ऊपर मैं खाली दफ्तर ही आ रहा हूँ, तो ये वाली गाड़ी तो ऑफिशियल यूज में चली गई और दूसरे वाली गाड़ी फुली पर्सनल में चली गई। ठीक है? अगर ये वाली गाड़ी पर्सनल यूज है, अब मैंने सवाल को पढ़ा, कहीं नहीं लिखा हुआ गाड़ी किस दिन प्रोवाइड की गई है, तो मैंने फ़ौरन अज्यूम कर लिया गाड़ी पूरा साल प्रोवाइड हुई है। ठीक है ना? तो पता चला गाड़ी की कॉस्ट कितनी है? 4 लाख।
40 लाख, 40 लाख का 10% लिया, 4 लाख। मेरी एनुअल सैलरी में 4 लाख रुपया ऐड हुआ। अभी जो कॉन्सेप्ट दे रहे थे, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, इस साल कितना ऐड हुआ, 4 लाख साल, या रिड्यूसिंग बैलेंस 4 साल, 4 लाख, उससे अगले साल 10 साल पूरे हो गए। इसका मतलब कोई नहीं, ख़त्म नहीं हो, क्योंकि अगर ख़त्म करनी थी तो मिजाज समझें। इनकम टैक्स में लिखा हुआ था, अभी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लिखा हुआ था कि 10 साल तक हम एडवांस ऐड करेंगे, फिर ऐड करना बंद कर देंगे। यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ। ये गाड़ी के इस्तेमाल का ख़र्चा है। आप कहें सर अब तो गाड़ी पुरानी हो गई है, तो ये कहीं नहीं लिखा कि पुरानी होगी तो क्या करना है। ये सारी बातें इस एक बात से निकलेंगी, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। एग्जामिनर अक्सर सवाल में वो बताएगा जो नहीं लिखा, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। जी नो, फेयर मार्केट वैल्यू किस वक्त की, किस वक्त की फेयर मार्केट वैल्यू, रोज की फेयर मार्केट वैल्यू एट द कमेंसमेंट ऑफ, जिस दिन खरीदी थी उस दिन की फेयर मार्केट। हर साल दोबारा फेयर मार्केट वैल्यू नहीं देखनी। वो कहते हैं यार एक गाड़ी खरीदी थी 40 लाख की, यही वाली गाड़ी, अब गाड़ियाँ महंगी हो गई, ये एग्जाम्पल भी हमारी पुरानी हो गई, ठीक है ना। तो ये गाड़ी खरीदी थी उस वक्त हमने 40 लाख की, अब ये हो गया 90 लाख की। अब सवाल में वो कह रहा है कौन सी वैल्यू लें। अब वो जिसने फेयर मार्केट वैल्यू को तवज्जो से नहीं पढ़ा, वो तो चला गया कि यार फेयर मार्केट वैल्यू आ गई। नहीं नहीं नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू परचेज के टाइम की लेनी। अब ये 4 लाख ही 40 लाख ही चलेगी। हाँ, आपको लग रहा है कि यार 10 साल में पूरी अमाउंट ऐड हो गई है, तो होती रहे। क्या ये गाड़ी आप 50 साल तक इस्तेमाल करते रहें, हर साल 4 लाख रुपया ऐड हो रहा है इसके पक्ष की अगेंस्ट, ठीक है ना। वैसे अच्छी कंपनी 3 साल के बाद गाड़ी चेंज कर देती है, नहीं तो 5 साल के बाद तो लाजमी कर देती है। वो कह रहा है जी पर्सनल यूज़ है तो कितने पैसे ऐड होंगे, और अगर प्रोवाइडेड फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज़, प्रोवाइडेड फॉर ऑफिशियल यूज़ ओनली 0। समझ आ गई बात। अच्छा, मिस्टर इमरान इज फाइनेंस मैनेजर ऑफ फाइनेंस फूड लिमिटेड। कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड हिम अ कार एज पार्ट ऑफ हिज सैलरी पैकेज। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कार इज 4.2 मिलियन एट द इंसेप्शन ऑफ, अब पता लगा गाड़ी कंपनी ने खरीदी नहीं है, लीज पर लिया है, और जिस वक्त गाड़ी लेने गए थे कीमत 42 लाख रुपए थी। ग्रॉस लीज रेंटल पेएबल बाय द एम्प्लॉयर अमाउंट टू रुपीज 1,22,000 per month for 5 years. Compute the amount to be added in salary income of Mr. Imran. अब ये क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। रेंटल का तो कोई जिक्र नहीं है, इस साल कितने रेंटल पे हुए, रेंटल में प्रिंसिपल कितना पे हुआ, रेंटल में इंटरेस्ट कितना पे हुआ, ये कुछ नहीं देखना। सिर्फ एक चीज़ देखनी थी, व्हाट इज द फेयर मार्केट वैल्यू एट द इंसेप्शन ऑफ लीज। अब देखना पड़ेगा गाड़ी कौन सी है। द कार हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर बोथ ऑफिशियल एंड, इसका मतलब है 5%। द कार हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर पर्सनल यूज ओनली 10%। द कार हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर ऑफिशियल यूज ओनली 0। क्लियर होगी बात। पर्क्स वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट। Ajaz is provided with a car by a company which has a cost 4 million. The running expenses of the car incurred during the year and reimbursed fully by company. अब आते हैं उधर, पहले सादा वाली बात समझ आ गई हमें। अब आते हैं, हमने कहा था गाड़ी जब प्रोवाइड करेंगे तो कितने इश्यूज इन्वॉल्व हो रहे हैं, 3 इश्यूज इन्वॉल्व हो रहे हैं। पहला इशू है गाड़ी प्रोवाइड करना, ये इशू हमने पढ़ लिया। 5%, 10%, 0% से चलेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल यूजेज, यानी वही 70-30 वाली बात नहीं देखनी। क्लियर होगी बात। रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, इसका जिक्र आएगा सेक्शन 12 सब सेक्शन डी में चल कर। अभी एक्चुअल पर्सनल यूजेज विल बी एडेड इन सर्वे। मसलन वो ऐसे बात करते हैं,
वो कहते हैं भाई एक गाड़ी कंपनी ने प्रोवाइड की है, एक गाड़ी कंपनी ने प्रोवाइड की है जिसका बिजनेस यूज 70% है, पर्सनल यूज 30% है, गाड़ी की कॉस्ट 9 मिलियन है और गाड़ी का रनिंग एक्सपेंस इस साल 5 लाख रुपए है। बात समझ आ रही है? गाड़ी का रनिंग एक्सपेंस and car is partly used for business and partly for non-business, personal। ठीक होगी बात? अब पहले वाला हिस्सा, गाड़ी मुझे मिली है, गाड़ी उस एम्प्लॉय को मिली है, ये पर्क्स है, इसके कितने पैसे ऐड होने हैं? 5% ऑफ द कॉस्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस परसेंटेज, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है ना? कार के नाम पर 9 मिलियन का 5% कितना आ गया? 4,50,000। ठीक है ना? अब अगली बात, पूरे साल में गाड़ी में 5 लाख रुपए का पेट्रोल खर्च हुआ, ठीक है, जो कि एम्प्लॉयर ने पे किया है, जो कि एम्प्लॉयर ने पे किया है, या पे मैंने कर दिया, पेट्रोल जब डलवा रहा था पैसे मैंने दे दिए, लेकिन जाकर क्या करवा लिए? रीइंबर्स। ये एक लफ्ज़ सीख लिया था कल हमने, रीइंबर्स करवा लिया, तब भी एक ही स्टेटस है। वो कहता है इसका कैसे करते हैं? कहता है एक्चुअल पर्सनल यूजेज विल बी एडिड इन। अब ये बात काबिल गौर है, मेरा इस्तेमाल कितना था? 30%। 5 लाख आधे आधे नहीं होंगे, गाड़ी का यूजेज आधे आधे हुआ है, लेकिन एक्सपेंसेस एक्चुअल पर्सनल ऐड हो जाएंगे। 5 लाख रुपए का 30% कितना हो गया? 1,50,000। तो कितना हो गया? 6 लाख रुपया गाड़ी के नाम पर ऐड हो गया। बात समझ आ गई? और अगर ड्राइवर मिल जाए, गाड़ी मैं नहीं चलाता, ड्राइवर चलाता है, सैलरी पेड बाय एम्प्लॉयर will be added in salary if provided for domestic purposes। बात समझ आ गई? 3 एस्पेक्ट मैक्सिमम डिस्कस हो सकते हैं, हमें अलग अलग तीनों की ट्रीटमेंट, तीनों के अलग अलग सेक्शंस में बातें लिखी हैं। ये बात सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 में लिखी हुई है, ये वाली बात सेक्शन 12 सब सेक्शन डी में लिखी हुई है, ये वाली बात सेक्शन 13 सब सेक्शन 5 में लिखी हुई है। यानी गाड़ी के ऊपर 90% तो एग्जामिनर सहूलत से आसान बात करता है, ये बात कर रहा है। लेकिन पिछली 2 अटैम्प्ट को निकाल के ये जो पहले वाला मेरा डायलॉग है ना, ये वैलिड है 2 अटैम्प्ट पहले तक। अब नया ट्रेंड 2 अटैम्प्ट से क्या चल रहा है? एक बात छेड़ी है ना, तो उसमें जो ऑल पॉसिबल प्रोविजन है सबको टच करे। तो अब वो गाड़ी में ये बात भी करेगा आपसे, ये भी करेगा, ये भी करेगा। जबकि जब आप कोई भी और चीज़ें पढ़ रहे होंगे ना, किताब पढ़ रहे होंगे, कहीं पढ़ रहे होंगे, मसलन आई कैप की किताब भी पढ़ेंगे, किसी भी टीचर की किताब पढ़ेंगे, आपको ये चीज़ें ऐसे लिखी नज़र नहीं आएंगी। अब वो जो पेज आपका ब्लैंक है, उसके ऊपर आपने ये ड्रॉ कर लिया पीछे। बात समझ आ रही है? तो वो जो आपने कोई 300 रुपया ज़्यादा खर्च किया है ना, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? वो यहाँ इस्तेमाल हो जाएगा फिर। अच्छा जी, अब एक बात और, इफ व्हीकल इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर होल ईयर, अमाउंट विल बी एडिड ऑन प्रोरेटा बेसिस, जिसको हम क्या कहते हैं? टाइम अपोर्शन कर दें। अगर ये सारी बात 6 महीने के लिए है तो फिर 6 महीने की बात हो गई। अच्छा, एक बात और याद रखें, इधर तवज्जो करें। जाहिर है ये 6 महीने का टाइम प्रोरेटा करेंगे तो फ्यूल को भी क्या कर देंगे? टाइम अपोर्शन कर देंगे। ड्राइवर की सैलरी को भी क्या कर देंगे? ऐसी है ना? और ठहर तो जाओ, सारा मज़ा तो ना खराब करो। ऐसे ही है ना? क्योंकि अकल तो घास चरने गई है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो खुद ही टाइम प्रोरेटा हो के आ रहा होगा ना।
ये तो जब 6 महीने की गाड़ी आई है तो बिल पेट्रोल 6 महीने का ही सामने आ रहा होगा, इसे क्यों टाइम अपोर्शन करेंगे भाई? क्या ख्याल है? अगर गाड़ी सिर्फ 1 महीना मिली है तो पेट्रोल का एक्सपेंस 1 महीने का ही आ रहा होगा, ड्राइवर की सैलरी 1 महीने की आ रही होगी। ये कोई हमने चार्ज तो सिर्फ यहाँ कैलकुलेट हुआ है ना, एनुअल चार्ज यहाँ कैलकुलेट हुआ, क्योंकि जब 10% लिया वो तो एनुअल कैलकुलेट हो गया, गाड़ी तो सिर्फ 3 महीने इस्तेमाल हुई है। अब टाइम अपोर्शन करने की जरूरत पड़ गई। बात समझ आई है? चलिए ओके। अच्छा जी, एजाज इज प्रोवाइडेड विद अ कार बाय कंपनी which cost company rupees 4 million. Running expenses of the car incurred during the year and reimbursed fully by the company were 2 lakh. Logbook of the car showed personal usage of car 20%. Logbook जिस पर लिख लेते हैं, ठीक है ना? लॉगबुक पर क्या करते हैं? सुबह दफ्तर लिखे चले तो रीडिंग नोट कर ली, शाम को घर आए रीडिंग नोट कर दी, अगले दिन सुबह गए तो पता चला आज पर्सनल यूज़ कितना हुआ है। अगर कोई ऐसा बुक बना रहे हो तो उसको क्या कहते हैं? लॉग बुक। तो कहते हैं लॉग बुक से पता चल रहा है कि 20% गाड़ी पर्सनल इस्तेमाल हुई है। पहली बात, इसका मतलब है 80% बिजनेस में इस्तेमाल हुई है। गाड़ी का चार्ज निकालते हुए ये 80% बिल्कुल इररेलेवेंट है, वो तो सिर्फ 5% और 10% में लॉ ने खुद ही बिल्ट इन कर लिया। ऐसे ही ना, गाड़ी का लिया 4%, 5%, 10%, कितना? 5%, क्योंकि पार्टली फॉर। आप कहेंगे सर ये तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ। इस लाइन से ही पता चल रहा है कि पर्सनल यूज भी हो रही है गाड़ी, और बिजनेस यूज भी हो रही है। इसका मतलब है 40 लाख का तो 5% लिया। अब क्योंकि गाड़ी की कोई डेट नहीं गिवन तो टाइम अपोर्शन नहीं किया, पूरा साल हो गया। अब रह गया मसला 2,30,000 का, इसका लिया 20%। देखिए जरा, 2 लाख लिया और रनिंग एक्सपेंसेस का 20% लिया, तो 2,46,000 विल बी एडिड एज सैलरी। किसके अगेंस्ट? पर्क्स के अगेंस्ट, सहूलियात के अगेंस्ट, वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट। तो पता चल गया कि कैसे आ गया। ऐसे वो जो पिछले सारे पॉइंट में कुछ एक्सप्लेन नहीं करके आया, इसलिए नहीं करके आया, हर पॉइंट ऐसे डिटेल में पढ़ना है अभी हमने। और आगे चलते हैं। अच्छा, ब्लू मतलब होता है ये आपने सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क आ गया, ठीक है ना? नीचे मैंने उसका हिंट भी दे रखा है। अच्छा जी जी जी, जाहिर है गाड़ियाँ आपको मिली हुई हैं तो टैक्स तो देना पड़ेगा ना। हाँ, हो रहा है। और वो रेपुटेशन भी तो हो रही है, पहले पर्सनल यूज के लिए और ऑफिस यूज के लिए अलग से हो रही है, उसके बाद सेकंड पॉइंट में फिर से पर्सनल यूज। नहीं, ऐसे नहीं हो रहा, अपोर्शन करके चल रहे हैं। मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा जी, चले इसी को सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपकी जान छूट जाए, अगली टॉपिक ना पढ़ना पड़े, ठीक है ना? तो इसी पे हम ख़त्म कर ले, इसको पढ़ लेते हैं। एजाज इज प्रोवाइडेड विद अ कार बाय कंपनी विच कॉस्ट कंपनी 4 million. Running expenses of the car incurred during the year and reimbursed fully by the company were 2,30,000. Logbook of the car showed personal usage of the car 20%. Company has also provided driver during office timing whose salary is 20,000 per month during office timing. ये तो नहीं ऐड होगा। अगर वो कहता है कि नहीं ड्राइवर भी प्रोवाइड कर रखा है तो फिर हम अज्यूम करते हैं ड्राइवर पर्सनल भी यूज़ हो रहा है, फिर उसका भी 20% ले लेते हैं, तो इसका गाड़ी में वही चलेगा, 5% वो रहा और ये रहा, और वही 2,46,000 रुपया ऐड हो रहा है, ठीक है ना? तो हमें ये बात आज समझ आई कि जी हाँ, हम अज्यूम यही करेंगे ना कि इसका मतलब है जब गाड़ी के साथ ड्राइवर प्रोवाइड किया हुआ है, इसका मतलब है गाड़ी ड्राइवर ही इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर।
यानी ड्राइवर ही ड्राइव करता है। तो फिर उसी अपोर्शनमेंट से हम अजम्पशन लेंगे ना। अब जाहिर है जब कोई बात क्लियर नहीं बताई हुई तो फिर जनरल अजम्पशन से ही चलना पड़ेगा ना। अच्छा, आप अजम्पशन अदरवाइज भी ले सकते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि ड्राइवर सिर्फ ऑफिशियल यूज़ में इस्तेमाल हो रहा था। जब आपने ये लिखा है तो अब एग्जामिनर बाउंड हो गया है। मैं आपको दिखाऊंगा जब हम पास पेपर के क्वेश्चन करने शुरू करेंगे तो एग्जामिनर क्या करता है। अच्छा, एक और चले आपको एक छोटी सी बात बताते हैं। आई कैप कैसे काम करता है। आई कैप एक क्वेश्चन पेपर आ गया, पेपर हो गया, फिर ये पेपर ना डिफरेंट आई कैप ने कुछ लोगों को पैनल पे रखा हुआ होता है। अब आपने ये नहीं कहना कि सर आप पैनल पे हैं कि नहीं, ये नहीं पूछना, ये तो ऑफिशियल सीक्रेट है। ये फिर मैं भी साइफर का केस नहीं बनवाना चाहता ठीक है ना। तो वो क्या करता है, आई कैप क्या करता है, कुछ लोगों को पैनल पे रखता है और उनसे जो सोल्यूशन है ना वो उन्हें सेंड करता है पेपर होने के बाद। तो कोई फ़ायदा नहीं ताल्लुकात बनाने का भी, पेपर हो चुका हुआ है, ठीक है ना। तो पेपर होने के बाद फिर वो बताते हैं कि यार नहीं, हमारे ख्याल में इसकी ये ट्रीटमेंट भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो आई कैप के पास ऑल्टरनेटिव भी आ जाते हैं कि अगर बच्चे ने ये अजम्पशन ले ली तो भी ठीक है, ये ले ली तो भी ठीक है। अब आई कैप का एग्जामिनर हर अजम्पशन के मुताबिक उसको चेक करता है। एक बच्चा लिख कर आया कि जनाब ये ड्राइवर, अच्छा अजम्पशन लेने के लिए ज़रूरी है कि क्वेश्चन साइलेंट हो। ये नहीं हो सकता कि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है और आपने अजम्पशन ले लिया। मसलन अभी आज वाले सवाल में उसने कहा जी लॉग बुक जो है वो शो कर रही है कि 20% पर्सनल यूज़ है। आपने कहा जी मैंने अज्यूम कर लिया गाड़ी इज़ एक्सक्लूसिवली यूज फॉर ऑफिशियल यूज़। ये तो एजम्पशन ही गलत है, इससे नहीं ठीक हो सकता। एजम्पशन लेने की ऑप्शन कब क्रिएट होती है, जब क्वेश्चन साइलेंट होता है, ठीक है ना। हाँ, अब आपने एजम्पशन ले ली तो आपका आंसर आपकी एजम्पशन के मुताबिक मार्किंग होगी। क्लियर होगी बात। नहीं 20 तो आ गया ना, अब 20 से हट कर 40 कैसे वे लेके जाएंगे। ये तो फिर वही हो गया, साइलेंट नहीं ना रहा। जब उसने कहा कि लॉग बुक शो कर रही है इतने % ये इतने पर, अब एक अजम्पशन ये चल सकती है कि आप ये कहें कि ड्राइवर सिर्फ दफ्तर तक था, ठीक है ना। दफ्तर से बंदे को ड्रॉप करके ड्राइवर घर चला गया, छुट्टी हो गई उसकी। अब इस ड्राइवर की सैलरी ऐड नहीं, क्योंकि ड्राइवर में क्या लिखा है, सैलरी पेड बाय एम्प्लॉयर विल बी एडिड इन सैलरी इफ प्रोवाइडेड फॉर डोमेस्टिक पर्पज, ठीक है ना। अगर डोमेस्टिक पर्पजेज के लिए नहीं है तो फिर तो ये ऐड नहीं होगा। सैलरी की एक डेफिनेशन आ गई हमारे पास। अब जरा आप एक बात और भी गौर कर लें, आपने रोज कंफ्यूज नहीं होना है। कितने बच्चे हैं जो क्लास में बुक लेकर आए हुए थे आज, जरा हाथ खड़ा करें। हाँ कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा जो नहीं लेके आया उन्हें कुछ कह नहीं रहा। कितने बच्चे हैं, अब कोशिश करनी है आपने कल तक सब ले आए, ठीक है ना। आज बुक लेकर जाएं या उसको कह के जाएं कि भाई हमें बुक चाहिए, आपने कल तैयार करके रखने, दायरे उसे कॉपी करना है, थोड़ा टाइम लग रहा होगा। बता दिया, चलो कोई बात नहीं, कल मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। अच्छा, अब जो बच्चे लेकर आए हुए हैं, जो कुछ हम यहाँ पढ़ रहे हैं 100% आई कैप की किताब के साथ अलाइन करके पढ़ रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी इस मुश्किल से बाहर आ जाएगी। याद कहाँ से करना था, क्या करना था, फलां हो गया, दिमाग हो गया। आपके पास ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल आ गया, सारी स्लाइड्स आ गई हैं आपके पास। जहाँ हमें कोई टीचिंग स्किल चाहिए वो हम इस तरह डाल रहे हैं। एक बच्चे को क्योंकि आदत पड़ी है, उसने 12 साल का निज़ाम तालीम ऐसे सीख रखा है कि यार मैंने कहीं से बैठ के चीज़ें याद करनी है, तो वो जगह आ गई कि भाई यहाँ से याद कर लो। और ये सारी लेक्चरिंग, सारे सवाल इससे अलाइन होके चल रहे होंगे, तो आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। प्रैक्टिस मटेरियल हम आपको साथ साथ प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल 100% हमारी तैयारी इंशाल्लाह ताला यहीं से हो जाएगी। कल मुलाकात होगी, यहाँ से आगे चलेंगे इंशाल्लाह।